हेलो दोस्तों, फॉरेन की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और मैं रहती हूँ जर्मनी में और बनाती हूँ वीडियोस अराउंड बहुत सारे टॉपिक। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो पहले ज़रूर सब्सक्राइब करना। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत ही सरप्राइजिंग या यू कैन से शॉकिंग चीज़ें जो आपको जर्मनी में आके पता लगेगी। तो यहाँ पर मैं कुछ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको बताने वाली हूँ। कुछ फ़नी चीज़ें भी है, कुछ बहुत ही एकदम सीरियस शॉकिंग चीज़ें हैं जो आपको लगेगा कि अच्छा ऐसे भी होता है जर्मनी में। तो बस ये वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें पता लगेगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो मैं जर्मनी में जब पहली बार आई थी और मैं आई थी अराउंड स्प्रिंग या समर के आसपास, अराउंड मई जून। और तब मैंने नोटिस किया, यहाँ पे मेरा फर्स्ट वीक ही था, मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे दोपहर में बहुत सारे लोग मुझे पार्क्स में, ट्रेन्स में, ओपन स्पेसेस में बियर पीते हुए, वाइन पीते हुए ऐसे दिखाई दिए। मैं तो बहुत ही शॉक हो गई कि यार ये लोग सारे ऐसे ओपन में कैसे पी सकते हैं। और फिर मैं जब सुपरमार्केट गई, सुपरमार्केट में देखा कि एक पूरा का पूरा सेक्शन है स्पेसिफिकली फॉर बियर, फॉर हार्ड ड्रिंक्स। और हार्ड ड्रिंक्स जो भी होती है अल्कोहल, वो प्रॉपर कैबिनेट में रखी होती है लॉक करके, तो लोग आराम से सुपरमार्केट में दारू खरीद सकते हैं। ये बहुत ही मुझे शॉकिंग लगा। एंड वहाँ पे ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चे वगैरह खरीद सकते हैं। जो हार्ड ड्रिंक्स है वो ग्लास कैबिनेट में होती है, तो आप स्टोर कीपर को बता सकते हैं एंड वो उसके हिसाब से आपको जो अल्कोहल चाहिए वो निकाल के दे सकते हैं। और आप सुपरमार्केट में जैसे नॉर्मल बाकी की सब्जियों के साथ, बाकी चीज़ों के साथ, ग्रोसरीज के साथ जैसे बिलिंग करते हो, वैसे फिर आप काउंटर पे जाते हो और उसको बिलिंग करते हो। तो ये तो चीज़ मुझे बहुत ही सरप्राइजिंग लगी, शॉकिंग भी लगी। एंड यहाँ पे सबसे बड़ी शॉकिंग चीज़ ये लगी कि ये जो बियर होती है, आपने सुना होगा बियर जर्मनी में बहुत सस्ती है, पानी से भी ज़्यादा सस्ती है। एंड ये सच है। यहाँ पे पानी अगर आप सुपरमार्केट में देखोगे, जो उसकी प्राइस है उससे सस्ती तो बियर मिल जाती है, एक या दो बियर मिल जाती है उस प्राइस में। तो यार ये तो बहुत ही शॉकिंग नहीं हुआ? मतलब पानी से भी सस्ती बियर है यहाँ पे। और ऐसे ही फर्स्ट वीक में मैं एक रेस्टोरेंट में गई यहाँ पे, और जनरली अपने यहाँ पे क्या होता है, पूछते हैं कि आपको कौन सा पानी चाहिए, नॉर्मल टैप वाटर या फिर बॉटल वाटर। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, पूछते हैं ड्रिंक्स में आपको क्या पीना है। तो लोग जनरली यहाँ पे बियर या कोल्ड ड्रिंक या जो पीना है वो ऑर्डर करते हैं। और पानी स्पेसिफिकली यहाँ पे ऑर्डर करना पड़ता है। ऑर्डर करना इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि पानी अगर आपको चाहिए होगा तो स्पेसिफिकली मेंशन करना है कि मुझे पानी की बोतल चाहिए। और वो जो पानी की बोतल होती है उसकी प्राइस अगर आप रेस्टोरेंट में जाओगे तो वो समवेयर अराउंड 2-3 यूरो से आगे ही होगी। और जो अच्छे रेस्टोरेंट है ना, वहाँ पे पानी की बोतल की प्राइस होती है कुछ 5 से 6 यूरो 1 लीटर की बोतल के लिए। पर जो बियर है वही अगर आप बियर या वाइन ऑर्डर करोगे वो पानी से भी सस्ती दिखेगी। तो ये जो चीज़ है ये मुझे बहुत ही शॉकिंग लगी। मतलब ये तो एक काइंड ऑफ कल्चरल शॉक रहा है, स्पेशली अगर आप इंडिया से आते हो, क्योंकि इंडिया में क्या होता है, ये अल्कोहल, ये सारी चीज़ें कैसे स्पेसिफिक स्टोर्स में मिलती है, और वो भी फिर प्रॉपर वो ब्लैक कलर की जो कैरी बैग है उसमें पैक करके देते हैं। ऐसे वाला हमने देखा था। और उसके बाद यहाँ पे आने के बाद समर में आप सब लोगों को ऐसे ओपन में दारू पीते हुए देखते हो तो ये तो लगता है कि यार ये क्या कर रहे हैं। बट थोड़े टाइम बाद रहने के बाद आप यूज्ड टू हो जाते हो कि ऐसा नहीं है कि ये लोग ओपन स्पेसेस में ड्रिंक करते हैं तो वो एकदम आउट होके ऐसे वाला कोई सिचुएशन नहीं होता कि लोग गिरे पड़े हैं। इतना ये नहीं है, ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबली ड्रिंक करते हैं, इसलिए इतना कुछ ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं होता किसी को। बट ये एक कल्चरल शॉक लगा मुझे। और आप जब किसी नई कंट्री में जाते हो तब तो आपको बहुत एक्साइटमेंट होती है कि चलो आसपास घूमने जाते हैं, संडे है तो चलो मॉल घूमते हैं, आसपास का एरिया देखते हैं, ऐसी एक्साइटमेंट रहती है। तो मुझे भी कुछ ऐसे ही था और मैं गई संडे को बाहर, मैंने सोचा चलो मॉल चलते हैं यहाँ पे आसपास, और मैं वहाँ पे चली गई। जब मैं जा रही थी मैंने देखा यार बहुत शांति है रास्ते पे, मुझे लगा चलो संडे है, लोग आराम से उठते होंगे फिर जाएंगे, क्योंकि समवेयर में अराउंड दोपहर के टाइम जा रही थी। फिर जो मेन जो सर्कल है जहाँ पे वो सारे शॉप्स होते हैं, मॉल एरिया है, वहाँ पे मैं गई, सारी शॉप्स क्लोज्ड। एंड दैट वाज सो शॉकिंग फॉर मी, क्योंकि इंडिया से जब आते हो इतनी सारी चहल पहल होती है, और संडे को और वीकेंड को स्पेसिफिकली लोग बाहर निकलते हैं, अपने यहाँ पे मॉल्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। ऐसे वाला मैं एक्सपेक्ट करके यहाँ पे भी बाहर गई थी। और संडे को तो यहाँ पे एकदम शांत वाला माहौल होता है, कोई बाहर नहीं दिखेगा आपको, और सारे मतलब शॉप्स तो क्लोज ही होते हैं, बस रेस्टोरेंट्स ओपन होते हैं, वो भी उनकी टाइमिंग्स होते हैं। और उस दौरान लोग स्पेसिफिकली ब्रंच करने के लिए या लंच करने के लिए या फॉर दैट मैटर डिनर करने के लिए बाहर जाते हैं। बट अदरवाइज अगर शॉपिंग करनी होगी तो उसका तो कोई ऑप्शन नहीं है। और यहाँ पे वेदर का कोई भरोसा नहीं है। थोड़ी देर पहले यहाँ पे धूप निकली हुई थी और अभी इतना विंडी हो रहा है और अभी बारिश होने के आसार है, पूरे हल्की हल्की बारिश स्टार्ट भी हुई है। तो वही है, अप्रैल जो मंथ है उसको ऐसे ही कहते हैं। जर्मन में एक सेइंग है, अप्रैल मार्क्ड वास एर विल, मतलब अप्रैल विल डू व्हाट इट वांट्स।
मतलब यहाँ पे अप्रैल में ऐसा वेदर होता है, बीच में धूप निकलती है, फिर ठंडी हवा और फिर बारिश, ऐसे पूरा ऐसा वाला मौसम होता है, तो बहुत ही अनसर्टेन होता है। तो इसलिए ये सेइंग है और हम तो अभी खुद ये एक्सपीरियंस कर ही रहे हैं। बट चलो कहीं और चलते हैं और ये वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो किसी भी अगर आप नई कंट्री में मूव होते हो तो इनिशियल जो आपका टाइम है वो थोड़ा सेटल होने में जाता है। आप यहाँ पे कोई रेंट पे घर ढूंढते हो, फिर फर्नीचर और ये सारा सामान आपको बनाना होता है। तो मेरा भी कुछ ऐसे ही एक्सपीरियंस था। मैं यहाँ पे आई, मैं चेक कर रही थी कि यहाँ पे कौन से ऑप्शंस है जहाँ पे मैं फर्नीचर ले सकती हूँ, और ये सारा मेरा सर्च चल रहा था। फिर मैंने नोटिस किया कि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है, जैसे स्टोर्स है, XXL लुट्स और आइकिया, ये सारे ऑप्शंस है। यहाँ पे आप फर्नीचर ले सकते हो, क्योंकि इंडिया में क्या होता है, लोकल बहुत सारे शॉप्स होती है जहाँ पे बहुत ही आसानी से फर्नीचर मिलता है, तो आप डायरेक्टली वहाँ पे जाते हो और फर्नीचर खरीदते हो। बट यहाँ पे वो केस नहीं है। तो जर्मनी में सबसे पहले तो जब आप फर्नीचर स्टोर में जाते हो, आपको बहुत सारा वहाँ पे सामान दिखेगा जो डिस्प्ले के लिए रखा होता है। बट ऐसा नहीं कि आपको जो पसंद आया है वो आप डायरेक्टली उठा सकते हो। यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली वो फर्नीचर जो है, जो आपको पसंद आया है, वो आपको ऑर्डर करना पड़ता है। और अगर उनके वेयरहाउस में ऑलरेडी होगा तब तो आप लेके आ सकते हो, बट अगर नहीं होगा तो वेटिंग पीरियड होता है यहाँ पे। और वो वेटिंग पीरियड कुछ कम नहीं होता है, मिनिमम 3 से 4 हफ्ते होते हैं और मैक्सिमम तो 5-6 महीने भी होते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ, मुझे एक सोफ़ा पसंद आया था, वो मुझे डिलीवर कराने के लिए ऑलमोस्ट 4 महीने का वेटिंग पीरियड था। उसके बाद वो सोफ़ा आया था डिलीवर होके। और ये एक दूसरी चीज़ ये है कि जो फर्नीचर आपको पसंद आया, फॉर एग्जांपल आपको बेड कोई पसंद आया, तो ऐसा नहीं है कि वो जो बेड बनाया आपको घर पे डिलीवर होगा। आपको वो जो बेड है वो डिसमेंटल फॉर्म में होता है, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, और फिर आपको वो फर्नीचर कंस्ट्रक्ट करना होता है, बेड बनाना होता है, और वो सारा काम खुद करना होता है। या फिर आप सर्विस भी ले सकते हो। यहाँ पे लोग भी होते हैं जो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आपको बेड कंस्ट्रक्ट करके देते हैं, फर्नीचर कंस्ट्रक्ट करके देते हैं। कुछ तो जो फर्नीचर स्टोर्स है उनके ही अपने लोग होते हैं, तो आप उनके सर्विस ले सकते हो, वो डिलीवरी भी कराएंगे या फिर आपको कंस्ट्रक्ट भी करके देंगे। या फिर बाहर भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, बट उनकी जो कॉस्ट है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। 1 पर्सन के 1 आवर के हिसाब से भी कुछ 20-25 यूरोज़ ऐसे कॉस्ट होती है। हर बंदे के ऊपर डिपेंड होता है। अगेन वो अगर फर्नीचर स्टोर की तरफ से ही आ रहे हैं तो उनकी कॉस्ट उनके लिस्ट में होती है। अदरवाइज़ अगर आप बाहर भी देखने जाते हो तो वो जो लोग हैं बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो ये कॉस्ट बचाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं ये सारा काम खुद करते हैं। मैंने अब तक जितना भी फर्नीचर है मेरे घर पे वो सारा खुद कंस्ट्रक्ट किया है बेस्ड ऑन द मैनुअल। साथ में मैनुअल आता है, वो देख देख के सारा जो स्क्रू ड्राइवर और ये सारी चीज़ें फिटिंग करा के अपना बेड बनाओ, स्टडी टेबल, कबर्ड, ये सारी चीज़ें बनानी पड़ती है। तो इन शॉर्ट मेरा कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे जो सर्विस कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए ये सारे जो काम हैं जो इंडिया में बड़े आसानी से आपको डायरेक्टली मिल जाते हैं, ये बनी बनाई चीज़ें, ये यहाँ पे नहीं होती। और आपको अगर बनी बनाई चीज़ें चाहिए तो उसके लिए पे करना पड़ता है, और अगर पे नहीं कर सकते तो वो सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं। और यहाँ पे बस मैं फर्नीचर स्टोर की सर्विसेज की बात नहीं कर रही हूँ, बट इनफैक्ट बाकी सारी सर्विसेज भी, जहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको कोई रिपेयर काम कराना है या लाइटिंग ठीक करानी है। जैसे मैं अपना एग्जांपल बताती हूँ, मेरी साइकिल ख़राब हुई थी और मैंने सोचा चलो यहाँ पे चेक करते हैं कि साइकिल ठीक करने के लिए कितने पैसे लगेंगे। तो उन्होंने जो प्राइस कोट करी थी उतनी की तो साइकिल भी नहीं थी, उतने पैसे में तो एक नई साइकिल आ जाएगी। इसलिए जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रिपेयर करने हैं या कोई प्लम्बिंग का काम है, लाइटिंग का काम है, इसका अगर थोड़ा नॉलेज होगा तो बड़ा हेल्पफुल होगा, क्योंकि अदरवाइज यहाँ की सर्विसेज अगर लेनी है तो ये तो बड़ी एक्सपेंसिव होती है। और एक जो मुझे यहाँ पे आने के बाद बहुत ही एक शॉकिंग एक्सपीरियंस लगा वो है शॉपिंग करने का। क्योंकि देखो इंडिया में जब हम शॉपिंग करने जाते हैं तब एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होता है। कस्टमर को ना एकदम किंग की तरह ट्रीट करते हैं, इतना स्पेशल अटेंशन दिया जाता है। बट वही जर्मनी में मैंने नोटिस किया, यहाँ पे सबसे पहले तो दुकानें जो है टाइम टू टाइम बंद होती है। 8 बजे बंद मतलब बंद है सब कुछ। भले ही आप 10,000 की शॉपिंग करो, 1000 यूरो की शॉपिंग करो, कोई बात नहीं। अगर 8 बजने वाले हैं वो आपको बता देते हैं कि दुकान बंद होने वाली है, आपको मतलब जितना अभी करना है बिलिंग कर लो, बाकी अदरवाइज कल आ जाओ। और अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे आपको शूज़ खरीदने हैं तो यहाँ पे अगर आपको शूज़ खरीदने हैं, आप किसी स्टोर में जाते हो, शू स्टोर में या किसी मॉल में भी शूज़ के सेक्शन में जाते हो, उसके बाद वहाँ पे जो रखे हुए शूज़ है वो आपको खुद जाके चूज़ करने हैं, साइज़ उसमें चेक करनी है कि कौन सी आपके हिसाब से जो अवेलेबल है वहाँ पे, फिर आपको खुद ही वो ट्राई करनी है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया में यार मतलब आप जब जाते हो स्टोर
में आपके साइज़ के हिसाब से आपके लिए वैरायटी निकालते हैं, शूज़ साइज़ निकालते हैं और आपको ऐसे ट्रीट किया जाता है। छोटे छोटे एक्सपीरियंस होते हैं बट वो बहुत आपको स्पेशल फील कराते हैं शॉपकीपर्स। कई बार तो बहुत सारे शॉप्स में अलग से जूस, चाय, ये सारी चीज़ें भी मंगाते हैं, बट यहाँ पे ये वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं देता। और इनफैक्ट आपको अगर गाड़ी वगैरह भी खरीदनी है, मतलब आप महंगी से महंगी चीज़ खरीदो यहाँ पे, फिर भी मतलब ठीक है, आपको नॉर्मल लोगों की तरह ही कंसिडर करेंगे। मेरी एक फ्रेंड ने कार खरीदी, इतनी महंगी वाली कार, उसको कोई बलून्स और ऐसे करके सेलिब्रेशन, केक कटिंग ऐसे कुछ नहीं हुई। वहीं पे अपने यहाँ पे इंडिया में कोई कार खरीदता है, इतनी बड़ी चाबी होती है, वो उसके गिफ्ट की तरह ऐसे वाला करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ है, बट ये आप जब यहाँ पे रहने लगते हो ना, तब आपको लगता है कि यार ये तो मतलब हाँ ठीक है, इतनी महंगी चीज़ ली बट ऐसे कुछ स्पेशल फील ही नहीं होता। तो ये चीज़ है जो मुझे काफ़ी डिफरेंट लगी यहाँ पे। बट हालांकि जब आप यहाँ पे रहने लगते हो तब आपको इन चीज़ों की आदत होती है, पर जब आप इंडिया जाते हो तब लगता है कि अरे कितना अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो उस चीज़ की खुशी होती है फिर। और अभी हम शॉपिंग की बात कर ही रहे थे, तो आपको क्विकली एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। जर्मनी में अभी भी कैश इज किंग, मतलब भले ही कस्टमर किंग हो ना हो, कैश इज स्टिल अ किंग। रीज़न मीन कि जो ये बड़े सुपरमार्केट्स होते हैं, स्टोर्स होते हैं, रेस्टोरेंट्स है, वहाँ पे कई जगहों पे अभी भी कैश यूज़ होता है। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे कार्ड से पेमेंट कर सकते हो। तो इसलिए आई वुड से कि आप जर्मनी में भी किसी जगह पे जाते हो जहाँ पे आपको पेमेंट करनी होती है, पहले वहाँ पे चेक करो कि कार्ड चलेगा या नहीं, क्योंकि बहुत जगहों पे आपको रेस्टोरेंट में भी कैश में पे करना पड़ता है। और अभी जस्ट शूट करते हुए मैंने नोटिस किया, यहाँ पे कार्स खड़ी है जो कि BMW ब्रांड की है एंड पीछे मर्सिडीज ब्रांड की टैक्सीज भी है। तो आप जब नए आते हो ना यहाँ पे, आपको बड़ा ही सरप्राइजिंग लगेगा कि अरे ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जो यहाँ पे जब नए आए थे और जो स्पेशली ऑटोमोबाइल फैंस है, जो मैकेनिकल इंजीनियर्स या ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स भी है, वो एकदम सरप्राइज हो जाते हैं कि अरे ये गाड़ी तो ये वाली है, ये इतनी महंगी गाड़ी है, ये रास्ते पे खड़ी है। बट ये बहुत कॉमन है यहाँ पे, ये ऐसे एक्सपेंसिव कार्स जो है ये आपको बहुत कॉमन दिखेंगी। एंड इनफैक्ट यहाँ पे जो बसेस भी होती है वो भी मर्सिडीज ब्रांड की होती है। तो इनिशियली सरप्राइजिंग लगेगा, बट धीरे धीरे आपको पता लगेगा कि हाँ ये गाड़ी तो देखी है मैंने। और जो यहाँ पे घर होते हैं, अपार्टमेंट्स होते हैं, उनमें यहाँ पे सीलिंग फैन नहीं होता। तो ये बहुत सरप्राइजिंग लगेगा कि यार कोई भी घर में देखो आप, कहीं पे फैन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी होती नहीं है। वो कॉन्सेप्ट था, दैट्स द रीज़न यहाँ पे जनरली अपार्टमेंट्स में, घरों में फ़ैन नहीं प्रोवाइड किया जाता, क्योंकि कोई जगह भी नहीं होती है जहाँ पे आप फ़ैन लगा सकते हो। ये मैंने नोटिस किया है। तो क्या होता है, जब भी गर्मी होती है तो लोग जनरली यहाँ पे टेबल फ़ैन, स्टैंडिंग फ़ैन ये खरीद लेते हैं, क्योंकि वो गर्मी भी आजकल पिछले 8-10 सालों में जो क्लाइमेटिक चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से ऐसा मौसम हुआ है कि यहाँ पे फ़ैन की आजकल ज़रूरत पड़ती है। वो भी हार्डली 1-1.5 महीने का टाइम होता है, जुलाई के टाइम जब इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, 38-40 डिग्रीज होता है, बस तभी ज़रूरत लगती है। तो तब लोग फ़ैन जनरली यहाँ पे यूज़ करते हैं, बट बाकी के टाइम तो यहाँ पे हीटर्स होते हैं, स्पेशली फॉर विंटर्स। तो घर में ये मैंने चीज़ बड़ी डिफरेंट नोटिस करी है। और एक चीज़ यहाँ पे जर्मनी के घरों में स्पेसिफिकली जो डिफरेंट है वो है यहाँ की विंडोज़। तो जनरली क्या होता है, आपको विंडो खोलनी होती है, आप बस ऐसे ओपन करते हो, आप बाहर देखते हो, बस ऐसे हमने देखी है विंडोज़। यहाँ पे क्या होता है, जर्मनी में जो विंडोज़ होते हैं या जो ग्लास डोर्स होते हैं, उनको एक ऑप्शन होता है कि आप उसको ऐसे वर्टिकल अगर नॉक करोगे और ऐसे दरवाज़ा पीछे करोगे तो हाफ टिल्ट दरवाज़ा ओपन रहता है, भले ही वो विंडो का हो या डोर का हो। तो एक तरफ से दरवाज़ा फुल भी खुल जाता है जब ऐसे आप 90 डिग्री रखो, और अगर आप उसका हैंडल वर्टिकल करके ऐसे पीछे खींचो तो आधा टिल्ट भी होता है। वो इसलिए क्योंकि जर्मनी के घरों में मोस्टली यहाँ के जो जर्मन्स है या लैंडलॉर्ड्स है वो कहते हैं कि वेंटिलेशन होना चाहिए घरों में। दैट्स द रीज़न ये भी बोला जाता है कि यहाँ पे लुफ्टुंग मतलब एयर वेंटिलेशन, ये रखने के लिए दिन में कम से कम 2-4 बार अपना घर की जो खिड़कियाँ दरवाजे हैं वो खुले रखना, ये जनरली फॉलो किया जाता है। और एक चीज़ जो मैंने रिसेंटली एक्सपीरियंस करी है जो कि मुझे बहुत शॉकिंग लगती है, वो है कि यहाँ पे प्राइवेसी को बहुत सीरियसली लिया जाता है। इसलिए इट्स नॉट एट ऑल ईजी कि आप आसानी से वीडियो शूट करो या फ़ोटोज़ क्लिक करो। तो पिछले कुछ टाइम से जब से मैंने YouTube स्टार्ट किया है, मैं बाहर ओपन स्पेसेस में वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ या शूट करती हूँ, तो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि यहाँ पे लोग इतने मतलब डर जाते हैं। अगर वो उनको दिख रहा है कि कहीं शूट हो रहा है, कुछ रिकॉर्डिंग हो रही है, तो वो भाग जाते हैं फ्रेम से उनको, या फिर अपने आप को छुपा लेते हैं। इनफैक्ट नॉर्मल शॉप्स में भी अगर मैं जाऊँ तो मुझे परमिशन लेनी पड़ती है वीडियो शूट करने के लिए। वो कोई गलत बात नहीं है, हमेशा परमिशन लेके ही जाना पड़ता है, एंड विच आई थिंक इज़ अ गुड थिंग। बट अगर आप नॉर्मल किसी स्टोर में जा रहे हो, जैसे मैं
स्टारबक्स गई या फिर यहाँ के नॉर्मल बेकरी में गई और वहाँ पे मुझे अगर खाने की फ़ोटो, जैसे कि केक रखा हुआ है स्टारबक्स में, उसकी फ़ोटो अगर मैं ले रही हूँ, तभी भी लोगों ने आके मना किया हुआ है कि नहीं नहीं इसकी फ़ोटो नहीं लेनी है। एंड आई वाज लाइक सरप्राइज कि क्यों, मतलब मैंने आपकी तो फ़ोटो नहीं ले रही हूँ, मैं तो नॉर्मल जो प्रोडक्ट्स है उसकी फ़ोटो ले रही हूँ, बट समहाउ इनका ये रहता है कि नहीं नहीं प्राइवेसी पॉलिसीज़ की वजह से आप शूट नहीं कर सकते हो या फ़ोटो नहीं क्लिक कर सकते हो। तो ये तो मुझे बहुत ही सरप्राइजिंग लगा। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि अगर मुझे ऐसे ओपन स्पेस में शूट करना है या कुछ जहाँ पे कॉमन स्पेसेस है वहाँ पे भी शूट करना है, तो ये गिम्बल या बड़े बड़े कैमरास के साथ शूट करोगे ना, तो लोग एकदम ऐसे डर जाते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या शूट कर रहे हैं, ये कौन सी वीडियो बन रही है। तो वो आउट ऑफ एक्साइटमेंट नहीं, वो आउट ऑफ फियर उनका ये रहता है। ऐसे बहुत सारे जर्मन्स ने भी मुझे कहा हुआ है कि नहीं, दे वुड प्रेफर नॉट टू कम इन द फ्रेम। तो जैसे मतलब इंडिया में या फिर वेस्टर्न कंट्रीज़ में, यूएस में बड़ा कॉमन है, बहुत सारे लोग व्लॉगिंग करते हैं या फोटोज़ खींचते हैं, रील्स बनाते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। बट यहाँ पे अगर ये सारी चीज़ें करनी है, व्लॉगिंग करनी है, तो मेरे एक्सपीरियंस से तो मुझे कुछ पिछले महीनों में रियलाइज़ हुआ है कि इतना आसान नहीं है। बहुत सारी परमिशन लेने के बाद, बहुत सारी चीज़ें सोचने के बाद ऐसी जगह पे खड़े होकर फिर वीडियो बना सकते हैं। और अभी मैं आपको बताती हूँ सबसे बड़ी शॉकिंग चीज़ जो मुझे जर्मनी में लगी, और वो ये कि जर्मनी में भी चोरियाँ होती है। स्पेशली ड्यूरिंग समर जर्मनी में बहुत कॉमन है कि यहाँ पे साइकिल चोरी होती है। तो अगर आपने साइकिल आपकी आइसोलेटेड जगह पे कहीं पार्क करी है तो लगा लो साइकिल तो चली गई, स्पेशली अगर आपने उसको लॉक नहीं किया हो। बट अगर आपने आपकी साइकिल को लॉक भी किया है और अगर ओपन जगह पे किसी पार्क करा है, तो लगा लो वहाँ के जो टायर्स और जो लाइट्स, सीट्स, ये सारी चीज़ें चोरी हो जाती है। और अभी मैं हूँ एक रेसिडेंशियल एरिया में जहाँ पे महंगी महंगी कार्स जो है वो रास्ते पे पार्क्ड है और किसी ने ऐसे ही यहाँ पे एक साइकिल लॉक करके रखी है। बट उसकी जो हालत हुई है वो क्या है, ये देखो। ये है वो साइकिल जो किसी ने, बेचारे बंदे ने यहाँ पे पार्क करी थी ये सोच के कि मेरी साइकिल चोरी नहीं होगी। बट हालात देख रहे हो, उसके जो टायर्स है वो चले गए हैं, उसकी जो सीट है वो निकाली गई है, उसकी जो लाइट्स है वो भी गई हुई है। तो ये भी बड़ी शॉकिंग चीज़ है। जर्मनी में आने के बाद मैंने नोटिस किया है, बहुत जगह मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मेरी खुद की साइकिल भी चोरी हुई है यहाँ पे, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे ऐसे इतना आसानी से लोग साइकिल भी चुरा लेंगे। बट ये ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पे भी होती है। तो ये रहे कुछ पॉइंट्स जो मुझे बहुत शॉकिंग लगे जर्मनी में आने के बाद। बट आप भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे शॉकिंग या सरप्राइजिंग लगा। ऐसे और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम बाकी की वीडियो में भी कवर करेंगे, जो अगली वीडियोज़ आएंगी उसमें। बट अगर आपको अब तक की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, इसे और भी लोगों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना आपके चैनल फॉरेन की दुनिया पे। और अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, auf Wiedersehen।